गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश इंडिया के एक्ट्स डिस्कस किए थे। लगभग 8 ब्रिटिश एक्ट डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे 4 इम्पोर्टेंट ब्रिटिश एक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडर्स में। हर सिलेबस में, चाहे 12th क्लास का सिलेबस हो या बीए का लेवल हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। चलते 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका एक्ट है। इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। अच्छा, मार्लियामेंटो सुधार, मार्लियामेंटो को एक व्यक्ति नहीं है, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, क्योंकि मार्ले जो है वो इंडियन सचिव हैं और मिंटो जो है वो वायसराय है। तो क्लियर हो गया। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था जो ब्रिटिश ने बनाया था उसमें वायसराय थे मिंटो, जिसे लॉर्ड मिंटो कहते हैं। लॉर्ड एक उपाधि होती है वहां की, इसलिए इसको लॉर्ड मिंटो कहा जाता है। माले सचिव होके मिंटो वायसराय हो गया। अब सवाल उठता है कि इस एक्ट में ऐसा ब्यूटीफुल क्या चीज हुई, क्या चीज यहाँ पर हुआ कि इतना मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट हो गया। हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो ने प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की। प्रत्यक्ष निर्वाचन था कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह से निर्वाचन होगा। हिंदू बहुल क्षेत्र में अलग होगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अलग होगा। यहाँ पर एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया जो लॉर्ड मिंटो के जरिए हुआ क्या कि हिंदू बहुल क्षेत्र में आपने देखा होगा हिंदू यहाँ 70% नजर आ रहे हैं, मुस्लिम 30% रिजर्वेशन है हिंदू बहुल एरियाज, और मुस्लिम बहुल एरियाज में आपने देखा होगा कि नो हिंदू रिजर्वेशन। यानी यहां से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो लॉर्ड मिंटो ने स्टार्ट की। ब्रिटिश की यहाँ पर नजर आ रही है आपकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। आप देखेंगे हिंदू बहुल क्षेत्र में जब निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया, हिंदू बहुल क्षेत्र में हिंदू है 70%, 70% हिंदू को आरक्षण मिलेगा, 30% मुस्लिम को मिलेगा। बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलना भी चाहिए। लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कहा गया कि 100% मुस्लिमों को ही मुस्लिम क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा। ये पहला उनका तरीका था। यहीं से स्टार्ट हुआ डिवाइड एंड रूल, जो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इस पूरी निर्वाचन क्षेत्र प्रक्रिया को कहते हैं कम्युनल निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र कहा गया। यही वो भारत शासन अधिनियम है जहाँ से स्टार्ट हुआ आपका एक निर्वाचन की प्रक्रिया, वो भी डिफरेंट एरियाज में। अगले चलते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम भी काफी इंपॉर्टेंट रहा। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ, डबल। उसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुई। इसमें एलए था और एलसी थी। एलए यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, एलसी यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो केंद्र में 2 सदन स्टार्ट हो गए। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कोई एक व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर जो मॉन्टेग्यू है वो सचिव हैं, भारत सचिव, और जो चेम्सफोर्ड हैं वो लॉर्ड हैं, यानी वायसराय हैं। चेम्सफोर्ड वाज अ वायसराय, मॉन्टेग्यू वाज अ सचिव। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। और सबसे बड़ी बात इस अधिनियम की ये थी कि प्रांतों में डुअल रूल स्टार्ट किया गया और सेंटर में 2 सदन की व्यवस्था की गई कि 2 सदन होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसमें 140 मेंबर होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिसमें 60 मेंबर होंगे, और जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 11वां एक्ट, जिसको मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट बोलते हैं, कहते हैं यह एक्ट भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। द मेन सोर्स इज दिस एक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या है, इसमें 15 भाग हैं, 15। जब ये ब्रिटिश ने एक्ट बनाया था तो इसमें 15 भाग है, 200 परिशिष्ट और कई सारे अनुच्छेद थे। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू किया गया। यहाँ प्रांतों में शासन है, यहाँ केंद्र में कर दिया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था को 1919 के भारत शासन अधिनियम में केवल केंद्र में था, अब राज्यों में भी लागू किया गया।
एक चीज और इस एक्ट की रही, मोस्ट इंपोर्टेंट बात करूंगा इस एक्ट की, कि जब तक भारतीय संविधान नहीं बन गया, जब तक ब्रिटिश ने कहा था जब तक भारतीय संविधान नहीं बन जाता, जब तक भारतीय संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत का शासन, तब तक 1935 के भारत के शासन अधिनियम के तहत चलेगा। यानी भारत का जो भी शासन प्रोसेस है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ जब 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन के तैयार हो गया, तब ये शासन अधिनियम फेलियर हो गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के दरमियान आया और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बना। तो कहीं देखते हैं कि ये जो 4 एक्ट है ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी में। और हमने बीए में भी पॉल साइंस में पढ़ा, और जो बीए करते हैं पॉल साइंस से या फिर जो कंप्यूटर, यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से आंसर उनको आते हैं। उसके बाद 1947 का भारत शासन वेरी इजी, सबसे इजी एक्ट ये था कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को आज़ाद कर दिया। 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से भारत आज़ाद हो गया। और भारत के आज़ाद होने के साथ साथ भारत का अब सवाल उठता है कि 1947 में 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को इंडिया का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। सवाल ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब से बनना स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो जब हम इस पूरे, जैसे हमने चारों एक्ट पढ़ लिए स्टार्टिंग से लेके और लास्ट एक्ट तक पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट कर देंगे एक डेट से, जिसके डेट का नाम है 1946। इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि 1946 के बाद, 1946 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन स्टार्ट हो रहा है। सो अगली क्लास में इस पे बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में।